हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्लोर्ड। आज हम रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स ये जो टॉपिक है ये डिस्कस करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल जानकारी लेने वाले हैं। और हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, प्लासेंटा डेवलपमेंट और रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये 4 पॉइंट्स हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। जैसे कि आपको पता है कि रिप्रोडक्शन के 2 टाइप्स होते हैं। पहला जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये ह्यूमंस में होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फीमेल गैमेट और मेल गैमेट का फ्यूजन होना ज़रूरी है, तभी जाके फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, जाइगोट डेवलप होगा, एम्ब्रियो डेवलप होगा और एम्ब्रियो से बेबी जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे, ये डायग्राम देखो, ये पहले सबसे पहले क्या है, ये है स्पर्म। और स्पर्म्स का फ्यूजन किसके साथ हुआ है? इस एग के साथ हुआ है। इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन होने के तुरंत बाद जाइगोट बनेगा। अब ये जाइगोट डिवीजन करते हुए जब 16 सेल वाला जो एक सेल बनेगी, मतलब ये जो अंदर वाले जो सेल है इसे ब्लास्टोमियर्स कहते हैं, ब्लास्टोमियर। तो ये जो डायग्राम है ये हम आगे डिस्कस करने ही वाले हैं, बट कुछ बेसिक जानकारी देने के लिए मैं यहाँ पे ये आपको पहले एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये जो अंदर वाले जो सेल्स है उसको ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। जब यहाँ पे 16 ब्लास्टोमियर आ जाते हैं तब इस स्ट्रक्चर को हम मॉर्यूला कहते हैं। और जनरली मॉर्यूला जो बनता है वो फर्टिलाइजेशन के 72 आवर्स के बाद बनेगा। ठीक है, अब मॉर्यूला का फिर से डेवलपमेंट हो जाएगा और मॉर्यूला के बाद ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। और ब्लास्टोसिस्ट ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन 4 डेज के बाद बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट डेवलप हुआ, जाइगोट का डिवीजन होते होते मॉर्यूला बन जाएगा और मॉर्यूला से ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा। तो ये एक इवेंट है। इवेंट जो ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट से आगे एम्ब्रियो बनेगा और बेबी का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ये एक इवेंट है। तो इवेंट्स जो होते हैं ये एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला जो इवेंट रहेगा वो रहेगा गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। अगर मेल बॉडी है तो वहाँ पे मेल गैमेट बन जाएंगे जो कि है स्पर्म, और अगर फीमेल बॉडी है तो उसके अंदर फीमेल गैमेट बन जाएंगे जिसे कहते हैं एग। ठीक है, तो ये पहला इवेंट हुआ। दूसरा जो इवेंट रहेगा वो रहेगा इंसेमिनेशन। अब इंसेमिनेशन मतलब क्या है? जो मेल के अंदर जो स्पर्म्स बने हैं तो ये स्पर्म अब फीमेल बॉडी में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो जब स्पर्म का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, तो ये जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है इंसेमिनेशन। नेक्स्ट जो प्रोसेस रहेगी वो रहेगी फर्टिलाइजेशन। अब ये दोनों मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन कराना पड़ेगा, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट इवेंट रहेगा फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। अब इन दोनों का फ्यूजन होने के बाद एक सेल बनेगी जिसको हम जाइगोट कहते हैं। जाइगोट का सेल डिवीजन होते होते पहली सेल बन जाएगी ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट के बाद बनेगा गैस्ट्रोसिस्ट। ओके, और उसके बाद फाइनल स्टेप रहेगी पार्चुरेशन। अब बेबी तो पूरा प्रोड्यूस हो जाएगा और फाइनली 9 मंथ के बाद पार्चुरेशन की प्रोसेस होगी, मतलब जो बेबी बना है उसकी डिलीवरी हो जाएगी। तो ये 7 इवेंट्स में ह्यूमन में रिप्रोडक्शन होता है। मतलब सबसे पहले गैमेट्स बनेंगे, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा और बेबी बन जाएगी। तो ये सारे इवेंट्स आपको नंबर वाइज याद रखने हैं क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सारे हुए रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन। ओके, अभी सबसे पहले हम देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होती है। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। पहली जो है वो है टेस्टिस। तो मेल के पास 2 टेस्टिस होते हैं। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो है असेसरी डक्ट। अब असेसरी डक्ट मतलब जो टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनेंगे वो स्पर्म आगे भेजने के लिए एक रास्ता होना चाहिए, तो उन रास्तों को हमने नाम दे दिया है असेसरी डक्ट। तो ये एक डक्ट नहीं है, वो अलग अलग डक्ट्स है। तो ये असेसरी डक्ट्स कौन से होते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। थर्ड जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का सिस्टम का जो पार्ट है वो है असेसरी ग्लैंड। अब असेसरी ग्लैंड जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं मेल के पास। पहली है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जिसे काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, दूसरी रहेगी सेमिनल वेसिकल और तीसरी रहेगी प्रोस्टेट ग्लैंड। तो एसेसरी ग्लैंड्स जो है मेल के पास 3 एसेसरी ग्लैंड्स रहेंगे।
ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल के पास 2 टेस्टिस है जो स्क्रोटम के अंदर रखे गए हैं, और ये जो स्क्रोटम है ये एब्डोमेन कैविटी से बाहर है। मान लो ये एक एब्डोमेन कैविटी है, और एब्डोमेन कैविटी से ये पेनिस और ये टेस्टिस ये बाहर रखे गए हैं। अब टेस्टिस को एब्डोमेन कैविटी से बाहर क्यों रखा है? क्योंकि हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, और इस टेस्टिस के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन की प्रोसेस होगी, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। तो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं चाहिए, उसको इस टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर कम चाहिए होता है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इस वजह से ये जो स्क्रोटम में टेस्टिस है वो एब्डोमेन में नहीं है, वो एब्डोमेन कैविटी से बाहर होते हैं। इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास 3 मेल ग्लैंड्स भी होते हैं, जो कि है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जिसे मैंने अभी क्या बोला था, काउपर्स ग्लैंड। दूसरी होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरी होती है सेमिनल वेसिकल। तो ऐसा कुछ ये स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे जो स्पर्म प्रोडक्शन हुआ है, इस टेस्टिस में जो स्पर्म प्रोडक्शन हुआ है वो स्पर्म भेजा जाता है इस डक्ट से ऐसे ऊपर, और इस डक्ट को कहा जाता है वास डिफरेंस, या फिर स्पर्म डक्ट, या फिर इसे ही डक्टस डिफरेंस भी कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ से वो ऐसे ही इस यूरेथ्रा के अंदर आएगा, और यूरेथ्रा से स्पर्म बॉडी के बाहर भेजे जाते हैं। तो ये इन जनरल एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। बट अभी हमें इन तीनों पार्ट्स को 1 by 1 डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे टेस्टिस के बारे में। आपको जर्म लेयर पता होंगी कि जर्म लेयर ये 3 टाइप्स के होते हैं। ये है जर्म लेयर। अब ये जर्म लेयर कहाँ से प्रोड्यूस हुए हैं? जैसे कि फर्टिलाइजेशन हुआ था स्पर्म और एग का, उसके बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट से मोर्यूला, ब्लास्टोसिस्ट, ऐसे स्टेप बाय स्टेप सेल बनते जाएंगे। अब जब ब्लास्टोसिस्ट बना है, ब्लास्टोसिस्ट के ऊपर अब आगे वाले स्टेप में ऐसे 3 जर्म लेयर बन जाएंगे। जो बाहर वाली जर्म लेयर होती है उसे कहा जाता है एक्टोडर्म, उसके अंदर वाली जो लेयर है उसे कहा जाता है मीजोडर्म, और सबसे अंदर वाली जो होती है उसे कहा जाता है एंडोडर्म। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जो टेस्टिस है ये टेस्टिस मीजोडर्मल ओरिजिन है, मतलब ये बीच वाली मीजोडर्म है, इस मीजोडर्म से टेस्टिस बनती है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको जर्म लेयर बताए हैं। तो जर्म लेयर 3 टाइप के हैं, उसमें से जो मीजोडर्म है, मीजोडर्मल ओरिजिन टेस्टिस है, मतलब टेस्टिस है मीजोडर्म से बनी है। ठीक है, अभी इतना याद रखो। अब जो बेबी बॉय है, जो फिटस है मदर वूम्ब में, उसका जो स्क्रोटम है, मान लो ये एब्डोमेन है और ये स्क्रोटम है, तो एक्चुअली जो टेस्टिस है ये स्क्रोटम में रहते हैं, ये टेस्टिस है ये स्क्रोटम के अंदर रहते हैं। बट कोई जो बेबी बॉय है, जो फिटस है, वो फिटस मदर वूम में जब रहता है, उसके बॉडी में जो टेस्टिस है वो टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं होते हैं, वो टेस्टिस रहते हैं उसके एब्डोमेन कैविटी में। और जैसे जैसे वो बेबी डेवलप होता जाएगा, उसके एब्डोमेन कैविटी में जो टेस्टिस है वो धीरे धीरे ऐसे स्क्रोटम में आ जाएंगे, जो कि एब्डोमेन कैविटी से नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो टेस्टिस है, ये टेस्टिस ऐसे एब्डोमेन कैविटी में है। अब उस टेस्टिस को स्क्रोटम में लाने के लिए एक ट्यूब जैसा, एक कैनाल जैसा स्ट्रक्चर चाहिए होता है, जिसे कहा जाता है इंग्यूनल कैनाल। अब ये जो टेस्टिस है ये इंग्यूनल कैनाल से ऐसे होते हुए इस स्क्रोटम सैक में आ जाएंगे। ठीक है, अगर ये तो नॉर्मल प्रोसेस हुई, और अगर किसी बेबी में ये जो टेस्टिस है ये अगर एब्डोमेन कैविटी से स्क्रोटम में नहीं आते हैं, तो उस कंडीशन को कहा जाता है क्रिप्टोकाइडिज्म। ओके, सो क्रिप्टोकाइडिज्म, इट इज़ अ कंडीशन इन विच वन और बोथ टेस्टिस फेल टू डिसेंड फ्रॉम एब्डोमेन इनटू स्क्रोटम। तो अगर एब्डोमेन से स्क्रोटम में वो टेस्टिस नहीं पहुंचे हैं, तो उस कंडीशन को कहा जाता है क्रिप्टोकाइडिज्म। ओके, तो ये भी एक एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, अब इन्हें ज्वाइन करने वाले, मतलब ये जो कैनाल है स्क्रोटम के साथ ज्वाइन करने के लिए एक लिगामेंट चाहिए होती है, जिसे इंग्यूनल लिगामेंट कहा जाता है। ठीक है, तो ये नाम भी आपको याद रखना है इसके लिए। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे टेस्टिस का स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे मैंने टेस्टिस का एक स्ट्रक्चर बताया है, इंटरनल स्ट्रक्चर। तो टेस्टिस के पास 2 लेयर होते हैं। जो सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसे कहा जाता है ट्यूनिका वजाइनलिस, और उसके अंदर वाली जो लेयर होती है उसे कहा जाता है ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया।
ठीक है, तो ये 2 लेयर भी आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। अब हमें देखना है इस टेस्टिस के अंदर लोब्यूल्स लाइक एक स्ट्रक्चर होता है, मतलब छोटे छोटे ऐसे रूम होते हैं, उसे टेस्टेक्युलर लोब्यूल्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस डायग्राम में ऐसे ऐसे अंदर देखो ये लोब्यूल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये वाले। ओके, तो ये लोब्यूल्स है, इसे क्या कहना है, टेस्टेक्युलर लोब्यूल। वो कितने रहेंगे, 200 to 300 इतने टेस्टेक्युलर लोब्यूल रहेंगे। अब ये जो टेस्टेक्युलर लोब्यूल्स है, इस टेस्टेक्युलर लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रहेंगे। यहाँ पे लेबल दिया है, ये वाला सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, मतलब ये जो येलो पोर्शन इस टेस्टेक्युलर लोब्यूल के अंदर आप देख रहे हो उसे क्या कहना है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। फिर से समझ लो, ये जो टेस्टिस है, ये टेस्टिस 2 लेयर से डिवाइड हुई है। पहली जो लेयर रहेगी वो रहेगी, मतलब जो आउटर वाली है उसे कहा गया है ट्यूनिका वजाइनलिस, और उसके अंदर है ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया। इस टेस्टिस के अंदर लोब्यूल, टेस्टेक्युलर लोब्यूल से 200 से 300, उस टेस्टेक्युलर लोब्यूल के अंदर रहेगी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल 2 सेल्स से बनी है। ओके, अब वो 2 सेल्स कौन सी है वही अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के सेल्स बताए हैं, वो 2 टाइप के होते हैं। पहली है मेल जर्म सेल, जिसे जर्मिनल इपिथेलियल सेल भी कहा जाता है या फिर स्पर्मेटोगोनियम भी कहा जाता है। ओके, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में एक सेल हो गई मेल जर्म सेल, और दूसरे सेल रहेगी उसके अंदर सर्टोलाई सेल, जिसे नर्व सेल्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्टोलाई या फिर नर्व सेल, तो ऐसे 2 सेल से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बनी है। अब जो मेल जर्म सेल्स है उनका क्या काम होता है, वो प्रोड्यूस करती है स्पर्म, जिसे हम कहेंगे स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, सो मेल जर्म क्या बनाएंगे, स्पर्म्स बनाएंगे, और जो सर्टोलाई सेल जो है वो स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करेगी। तो ये दोनों ही सेल किसके पास होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के पास होते हैं। अब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, मतलब इस डायग्राम में ये देखो, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हुए और ये लोब्यूल्स हुए। इस लोब्यूल्स के अंदर एक स्पेस होती है, और उस स्पेस का नाम क्या है, इंट्रास्टिशियल स्पेस। ओके, तो इंट्रास्टिशियल स्पेस के पास फिर से कुछ चीज़ें रहेंगी। वो पहली तो रहेगी ब्लड वेसल, मतलब ब्लड वेसल का काम क्या होता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना। तो इंटरस्टिशियल स्पेस में ब्लड वेसल्स रहेंगे, और साथ ही साथ वहाँ पे एक स्पेशल टाइप की सेल होती है जिसे इंटरस्टिशियल स्पेस या फिर लैडिंग सेल्स भी कहा जाता है। अब ये जो सेल्स होते हैं ये एक हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं, जिसे हम टेस्टोस्टेरॉन या फिर एंड्रोजन भी कहते हैं। कंबाइनिंगली हम उसे टेस्टेक्युलर हार्मोन भी कह सकते हैं। तो ये जो सेल्स है ये टेस्टेक्युलर हार्मोन्स बनाते हैं, दैट इज टेस्टोस्टेरॉन। अब जब ये टेस्टोस्टेरॉन बनेगा तभी जाके ये जो मेल जर्म सेल है ये स्पर्म बना सकते हैं। फिर से सुनिए, मैंने क्या बोला कि जो इंटरस्टिशियल स्पेस है उसके पास इंटरस्टिशियल सेल होते हैं जो कि टेस्टोस्टेरॉन या फिर एंड्रोजन नाम का हार्मोन रिलीज करते हैं। अब ये जब हार्मोन रिलीज होगा तभी जाके स्पर्म ये प्रोड्यूस होंगे जो कि मेल जर्म सेल बनाते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये जो इंटरस्टिशियल सेल है ये सेल कब हार्मोन रिलीज करेंगे, जब उनको पिट्यूटरी ग्लैंड से सिग्नल आएगा। मतलब ये डायरेक्टली प्रोसेस नहीं है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर लोब है वो ICSH इस नाम का हार्मोन सबसे पहले रिलीज करेगा। अब ICSH मतलब इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर लोब है उसने ICSH नाम का हार्मोन रिलीज किया। ये ICSH नाम का हार्मोन इंटरस्टिशियल सेल की तरफ गया, तभी जाके इंटरस्टिशियल सेल ने टेस्टोस्टेरॉन रिलीज किया, और बाद में वो टेस्टोस्टेरॉन जाएगा मेल जर्म के तरफ, और तभी जाके मेल जर्म सेल ये स्पर्म को रिलीज करेगा। तो ये इतनी बड़ी प्रोसेस होती है। ठीक है, चलिए अभी हम इस डायग्राम को थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं।
तो सबसे पहले हमें पता है कि जो टेस्टिस है वो टेस्टिस 2 लेयर से डिवाइड हो गई है। पहली जो है वो है आउटर और इनर। उसके अंदर जो है वो है टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर रहेगी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऐसे एक ही पॉइंट पे चली जाएगी और नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी जिसे कहा जाता है रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस के आगे वाला पोर्शन क्या रहेगा, ये देखो, ये रेटे टेस्टिस ऐसे सिंगल सिंगल ट्यूब्स में फिर से डिवाइड हो गई है, जिसे अभी हमें कहना है वासा इफरेंशिया। ओके, सो रेटे टेस्टिस के बाद वाला पोर्शन रहेगा वासा इफरेंशिया। वासा इफरेंशिया से अब ये जो वासा इफरेंशिया है ये ऐसे सिंगल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गई है, जिसे अभी हमें कहना है इपिडिडाइमिस। और इपिडिडाइमिस फाइनली ऐसे स्ट्रक्चर बनाएगी जिसे कहा जाता है वास डिफरेंशिया। तो सबसे पहले थी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उससे बन गई रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस के बाद बन गई वासा इफ्रेंशिया, उसके बाद बन जाएगी इपिडिडाइमिस और फाइनली बन जाएगी वास डिफरेंस। तो ये जो सारा स्ट्रक्चर है, मतलब रेटे टेस्टिस से यहाँ से जो स्ट्रक्चर बनेगा वो रहेगा असेसरी डक्ट। तो असेसरी डक्ट हम आगे डिस्कस करने ही वाले हैं। अभी हम स्पर्मेटोजेनेसिस की जो स्टेज होती है वो देखेंगे, मतलब स्पर्म फॉर्मेशन कैसे होता है वो देखेंगे। तो जो मेल जर्म सेल्स होती है उनके अंदर होता है स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल, जो कि डिप्लॉइड नेचर की है। उसका पहले माइटोटिक डिवीजन हो जाएगा और उनसे बन जाएंगे स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम का फिर से माइटोटिक डिवीजन होके बन जाएंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। बट यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो स्पर्मेटोगोनियम है वो सारे के सारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट नहीं होंगे, उनमें से कुछ वापस क्या बनाएंगे, वो वापस बनाएंगे स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल। ऐसे क्यों होता है, क्योंकि अगर एक ही प्रोसेस में सारे स्टेम सेल ने स्पर्म बना दिए तो नेक्स्ट स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में कुछ भी नहीं बनेगा। सो इस वजह से स्पर्मेटोगोनियम जो है वो कुछ वापस स्टेम सेल भी बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक सारे जो सेल बनेंगे वो डिप्लॉइड बनेंगे। आगे की जो स्टेप रहेगी वो रहेगी मियोसिस फर्स्ट। अब फर्स्ट मियोसिस में क्या होगा, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उनसे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, फिर से मियोसिस सेकेंड हो जाएगा, उनसे स्पर्मेटिड्स बनेंगे और इन सारे स्पर्मेटिड का डिफ्रेंसिएशन होके स्पर्म्स बन जाएंगे। तो यहाँ से लेके स्पर्म तक ये सारे हैप्लॉइड सेल है। तो एग्जाम में आपको यही पूछा जाता है कि स्पर्म ये हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, या फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है। तो आपको यहाँ पे ये लर्न करना है। नेक्स्ट अभी हमें देखना है स्पर्म का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्पर्म ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ऊपर वाला हेड पोर्शन, दूसरा है मिडल पोर्शन और लास्ट वाला जो है वो टेल पोर्शन। टेल इस स्पर्म को मूवमेंट प्रोवाइड करता है। जो हेड है, हेड के अंदर न्यूक्लियस रहेगा और हेड का जो टिप है उसे कहा जाता है एक्रोसोम। इस एक्रोसोम के अंदर स्पेशल टाइप का एक एंजाइम होता है जिसे लाइसिन्स कहते हैं या फिर हाइल्यूरोनिडेज कहा जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये जो सेकेंडरी सेल जो होती है, सेकेंडरी oocyte जो होता है उसकी जो वॉल है उसे डिसॉल्व करने का काम ये लाइसिन्स करता है। सो हेड पोर्शन के पास ये एक्रोसोम होता है। अब जब ये स्पर्म एक के साथ फ्यूज करेगा तो उसका न्यूक्लियस और स्पर्म का न्यूक्लियस और उसका सेंट्रोजोम, ये दोनों जो चीज़ें हैं वो चीज़ें चली जाती है एक के अंदर। आपको याद रखना है कि स्पर्म से फिर सिर्फ 2 ही चीज़ें अंदर गई है, एक है न्यूक्लियस और दूसरा होता है सेंट्रोजोम, जो कि स्पिंडल फाइबर्स बनाने के लिए हेल्प करेगा। जब जाइगोट से आगे की सेल्स जब बनेगी तब स्पिंडल फाइबर मतलब क्रोमोजोम को खुद के तरफ खींचने के लिए भी कोई चाहिए, तभी जाके 2 क्रोमोजोम बनेंगे। सो उसके लिए स्पर्म के पास जो सेंट्रोजोम है वो एक के अंदर चला जाएगा। ठीक है, और उसका जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो बाहर ही रहेगा। क्यों, क्योंकि हेड का जो पोर्शन है वही वही एक के अंदर जाएगा और इस पोर्शन से न्यूक्लियस और सेंट्रोजोम ये 2 ही चीज़ें उस एक के अंदर चली जाएंगी। तो ये होता है स्पर्म का स्ट्रक्चर। अभी हमें सेकेंड जो पार्ट है असेसरी डक्ट वो डिस्कस करना है। मतलब हमने टेस्टिस डिस्कस कर लिए, अभी हमें देखना है असेसरी डक्ट्स क्या होते हैं। तो मैंने पहले ही आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर दिया था। हमें पता है रेटे टेस्टिस क्या है। तो रेटे टेस्टिस ये सबसे पहली असेसरी डक्ट है। रेटे टेस्टिस के बाद रहेगी
हमने डिस्कस किया था वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया के बाद हमने देखा था इपिडिडेमिस। इपिडिडेमिस के बाद रहेगी वास डिफरेंस, और वास डिफरेंस के बाद ये जो अंदर वाला पोर्शन है पेनिस के अंदर वाला, उसे कहा जाता है यूरेथ्रा। तो ऐसे ये एसेसरी डक्ट रहेगी। एसेसरी डक्ट में रेटेटेस्टिस आएगी, वास इफ्रेंशिया, इपिडिडेमिस, वास डिफरेंशिया और यूरेथ्रा। ओके, अभी हमें इन्हें ही वन बाय वन और डिटेल में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेटेटेस्टिस क्या है। तो हमें पता है कि रेटेटेस्टिस ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पे स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म सबसे पहले कहाँ पे आ गए, रेटेटेस्टिस। अब हमें देखना है कि इपिडिडेमिस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इपिडिडेमिस का सबसे इम्पोर्टेंट पहले तो काम समझ लो। इपिडिडेमिस का काम होता है जो भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म्स बने हैं, मतलब यहाँ पे जो भी स्पर्म बने हैं वो कहा जाते हैं स्टोरेज के लिए और मैच्यूरेशन के लिए इपिडिडेमिस की तरफ जाएंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक ये इपिडिडेमिस है। तो इपिडिडेमिस ये 3 पार्ट में डिवाइड की गई है। सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है उसे हेड इपिडिडेमिस कहा जाता है, मतलब हेड ऑफ इपिडिडेमिस। ओके, तो जो हेड है उसे दूसरा हम नाम देंगे कैप्यूट। कैप्यूट, ओके, हेड मतलब कैप्यूट। दूसरा जो बॉडी इपिडिडेमिस है, बॉडी ऑफ इपिडिडेमिस जो है उसे कहा जाता है कॉर्पस। बॉडी मतलब इपिडिडेमिस की कॉर्पस, और उसका जो टेल पोर्शन है, अब टेल पोर्शन से आगे जाएगा वासा डिफरेंस। ओके, सो टेल पोर्शन को हमें कहना है कॉडा। ओके, जो हेड है उसे कैप्यूट कहेंगे, बॉडी जो है उसे कॉर्पस कहेंगे, और जो टेल है उसे कॉडा कहेंगे। तो ये एग्जाम के लिए आपको याद रखना है फिलहाल, ठीक है। तो ये एसेसरी डक्ट होती है इपिडिडेमिस में, स्टोरेज होता है स्पोर्स का, और मैच्योरेशन भी यहीं पे होगा। अब जो मेल का जो यूरेथ्रा है, मतलब ये जो है ये वाला पोर्शन, ये वाला अंदर वाला, तो यूरेथ्रास को यूरिनोजेनाइटल डक्ट भी कहा जाता है। क्या कहना है इसे, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। अब इसे यूरिनोजेनाइटल डक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी ट्यूब से स्पर्म भी जाएगा और इसी ट्यूब से यूरिन भी थ्रोन आउट होती है। मतलब ये जो ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ से यूरिन इसी यूरेथ्रा के अंदर आएगी, और टेस्टिस से जो स्पर्म बने हैं वो भी इसी से, इसी ट्यूब से बाहर जाएगी। सो इसी को हम यूरिनोजेनाइटल डक्ट भी कहते हैं, या यूरिनोजेनाइटल ट्रैक भी कहते हैं, क्योंकि इससे ही यूरिन जाएगी, और जेनाइटल ट्रैक मतलब इससे ही स्पर्म आगे जाएंगे। सो इट इज़ यूरिनोजेनाइटल ट्रैक। अब ये जो पेनिस होता है, यहाँ पे ये जो पेनिस है, पेनिस के ऊपर पेनिस के अंदर एक टिश्यू होती है जिसका नाम आपको याद रखना है कॉर्पोरा कैवर्नोजा। ओके, तो ये जो टेस्टिस है उसके पास कौन सी टिश्यू है, कॉर्पोरा कैवर्नोजा, जो इरेक्शन के लिए हेल्प करता है पेनिस को। जब मेल गैमेट जो फीमेल बॉडी में भेजा जाता है, तब पेनिस को इरेक्ट करने के लिए कॉर्पोरा कैवर्नोजा नाम की सेल इस पेनिस के पास होती है। तो ये आपको याद रखना है। सो ये हो गए एसेसरी डक्ट। अभी हमें डिस्कस करना है एसेसरी ग्लैंड्स कौन से होते हैं। तो हमें पता है कि मेल के पास 3 एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं। तो पहली जो ग्लैंड हमें डिस्कस करनी है वो है सेमिनल वेसिकल। तो सेमिनल वेसिकल इस डायग्राम में ये वाली हुई, ये वाली। ओके, तो ये सेमिनल वेसिकल हुई। सेमिनल वेसिकल 60% खुद का कंट्रीब्यूशन देगी। जो सीमन बनेगा, सीमन जो रहता है, सीमन में स्पर्म रहेगा और ये तीनों जो ग्लैंड्स है उनके फ्लूइड्स रहते हैं। तो सेमिनल वेसिकल का कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, सीमन में 60% कंट्रीब्यूशन रहेगा। ये अल्कलाइन फ्लूइड बनाता है, ये जो ग्लैंड है ये अल्कलाइन फ्लूइड बनाता है, जिसके पास 3 अलग अलग टाइप के मटेरियल होते हैं, जो कि है फ्रुक्टोज। पहला जो है फ्रुक्टोज, अब ये फ्रुक्टोज स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करेगा। दूसरा उसका कंपोजिशन है फाइब्रिनोजिन, तो कोएगुलेट करने का काम, जो सीमन है उसको एक ही जगह पे ऐसे रखने का काम, दैट मीन्स कोएगुलेट करने का काम ये फाइब्रिनोजिन करेगा। और तीसरा उसका जो कंपोजिशन है वो है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये भी मूवमेंट के लिए हेल्प करेगा। तो फ्रुक्टोज, फाइब्रिनोजिन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ऐसे 3 कंपोजिशन होते हैं सेमिनल वेसिकल के पास। मतलब सेमिनल वेसिकल जो फ्लूइड बनाएगा उसमें ये 3 कंपोजिशन रहेंगे। उसके बाद वाली जो ग्लैंड है वो है प्रोस्टाग्लैंडिन ग्लैंड।
अब प्रोस्टाग्लैंडिन ग्लैंड का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना रहेगा, 30% कंट्रीब्यूशन रहेगा। ये एसिडिक नेचर की फ्लूइड बनाएगा। उसके अंदर सिट्रिक एसिड और एसिड फॉस्फेटेज नाम का एक एंजाइम रहेगा जो कि वजाइना की जो एसिडिक कंडीशन है, वजाइना की जो इनर वॉल है वो एसिडिक नेचर की है, तो उस एसिड से स्पर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो एसिड है, मतलब एसिड फॉस्फेटेज नाम का जो एंजाइम है, ये एंजाइम स्पर्म को प्रोटेक्ट करता है। कहा, जब वो वजाइना के अंदर जाएगा तो वजाइना की एसिडिक एनवायरनमेंट से स्पर्म को प्रोटेक्ट करने का काम ये एसिड फॉस्फेटेज करता है, ठीक है, जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलीज होता है। नेक्स्ट जो ग्लैंड होती है वो है काउपर्स ग्लैंड। अब काउपर्स ग्लैंड ये अल्कलाइन विस्कस फ्लूइड है, म्यूकस लाइक सब्सटेंस है जो लुब्रिकेशंस प्रोवाइड करने के लिए काम करता है। तो एसेसरी डक्ट कौन सी हुई, सबसे पहली एसेसरी डक्ट रहेगी सेमिनल वेसिकल जो 60% कंट्रीब्यूशन करेगा, दूसरी रहेगी प्रोस्टेट ग्लैंड जो 30% कंट्रीब्यूशन करेगा, और फाइनल कंट्रीब्यूशन रहेगा काउपर्स ग्लैंड का जो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने का काम करती है, फ्लूइड सिक्रेट करने के बाद म्यूकस सब्सटेंस सिक्रेट करेगा। अभी हमें देखना है कि सीमन क्या होता है। जैसे मैंने पहले ही बोला है कि सीमन ये एक ऐसे लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या क्या रहेगा, इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस है मतलब इसके अंदर स्पर्म रहेगा, टेस्टिस का कंट्रीब्यूशन रहेगा मतलब स्पर्म रहेगा। उसके बाद जो भी ग्लैंड्स हमने अभी लर्न किए हैं उस सारे ग्लैंड का फ्लूइड रहेगा, जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड रहेगा, सेमिनिफेरस वेसिकल जो है सेमिनल वेसिकल उसका भी फ्लूइड रहेगा। तो यहाँ पे फ्लूइड रहेगा, ओके। और यहाँ ये जो सीमन है वो मिल्की है, विस्कस है, अल्कलाइन नेचर की है, जिनकी पीएच रहेगी 7.2 टू 7.7 इनकी इसकी पीएच रहेगी। और एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्पर्म की जो लाइफ स्पैन है वो कितनी होती है। तो स्पर्म की लाइफ स्पैन अगर घंटों में हम मेजर करते हैं तो 24 टू 48 आवर्स, या फिर हम उसको 2 डेज बोल सकते हैं। तो 2 डेज ये स्पर्म की लाइफ स्पैन रहेगी। उसके बाद और एक क्वेश्चन आ सकता है कि एक टाइम के इजैकुलेशन में कितने स्पर्म रिलीज होते हैं। तो टेंटेटिवली 400 मिलियन इतने स्पर्म ये रिलीज किए जाते हैं एक इजैकुलेशन में, ठीक है। और उसकी मूवमेंट भी पूछ सकते हैं। तो उसकी मूवमेंट होती है, स्पीड जो रहती है वो है 1.5 टू 3 mm पर मिनट, ओके। इतनी इसकी मूवमेंट रहेगी, स्पीड रहेगी। तो यहाँ तक हुआ हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट। अभी हमें आगे देखना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ये एक डायग्राम है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, अभी हम इसे डिटेल डिस्कस करेंगे। तो ये डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे नीचे वाला जो पार्ट रहेगा वो है वजाइना। वजाइना की जो ओपनिंग रहेगी उसे हम कहते हैं वेस्टिब्यूल, ओके। वेस्टिब्यूल वजाइना की ओपनिंग। उसके ऊपर रहेगी सर्विक्स। सर्विक्स के ऊपर वाला जो पार्ट रहेगा ये वाला, उसे यूटेरस कहते हैं। जो यूटेरस है, यूटेरस ये 3 लेयर से बनी है। सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसे कहा जाता है पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम के अंदर वाली जो लेयर होती है वो होती है मायोमेट्रियम। और मायोमेट्रियम के अंदर वाली मतलब इनर मोस्ट यूटेरस की लेयर रहेगी एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो है यही फीमेल का जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है, तो मेंस्ट्रुएशन के टाइम में यही एंडोमेट्रियम ब्रेक होके इस वजाइना से रिलीज की जाती है। यूटेरस का जो ऊपर वाला ये पोर्शन है उसे कहा जाता है फंडस, ओके। जो फंडस है यहीं पे इम्प्लांटेशन होता है, मतलब जब जाइगोट बनेगा, जाइगोट डेवलप होके जब सबसे पहला जो इम्प्लांटेशन रहेगा ये इसी फंडस में रहेगा, ठीक है। तो अब तक हमने देखा वजाइना, उसके ऊपर सर्विक्स और सर्विक्स के ऊपर रहती है यूटेरस। इसके बाद हमें डिस्कस करना है इस फैलोपियन ट्यूब को। तो यूटेरस से 2 फैलोपियन ट्यूब्स बनी हैं। फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम होता है यूटेराइन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब ये 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। जो यूटेरस की तरफ वाला जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसे कहा जाता है इस्थमस। सो इस्थमस इट इज़ अ प्रॉक्सिमल टू यूटेरस, मतलब यूटेरस से पास वाला जो पार्ट है वो इस्थमस है। इस्थमस के बाद वाला जो पार्ट रहेगा एम्प्यूला। एम्प्यूला में आपको याद रखना है जब स्पर्म इस वजाइना से
फीमेल ट्रैक में आता है तब ये ऐसे ट्रैवल करते हुए इस फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाएगा और फाइनली वो एम्प्यूला में पहुंच जाएगा। ये जो ओवरी है, इस ओवरी से ओव्यूल रिलीज किया जाएगा और ये ओव्यूल इस एम्प्यूला में आके इसी एम्प्यूला में इन दोनों का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। मतलब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ पे होती है? एम्प्यूला में। एम्प्यूला के बाद वाला जो पोर्शन होता है वो होता है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम ये जो पार्ट है ये यूटेरस से सबसे दूर वाला पार्ट रहेगा। सो इस वजह से इसको डिस्टल टू यूटेरस ऐसा वर्ड आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा पार्ट डिस्टल टू यूटेरस है, मतलब यूटेरस से कौन सा पार्ट दूर है फॉलिपियन ट्यूब का? इनफंडिबुलम। और प्रॉक्सिमल पार्ट कौन सा रहेगा? वो रहेगा इस्थमस। ठीक है, तो ये फैलोपियन ट्यूब है। अभी हम डिस्कस करेंगे इस ओवरी का स्ट्रक्चर। तो मान लो ये एक ओवरी है। ओवरी ये दो पार्ट में डिवाइड की गई है, आउटर और इनर। जो आउटर ओवरी का पार्ट है उसे कहा जाता है कॉर्टेक्स और जो मिडल वाला जो पार्ट है उसे कहा जाता है मिड्यूला। जो कॉर्टेक्स है, इस कॉर्टेक्स में मान लो कोई फीमेल फिटस है जो मदर वूम्ब में है, तो मदर वूम्ब में जब फीमेल फिटस खुद की ग्रोथ करती है तो उसके बॉडी में जो ओवरी है उस ओवरी का पोर्शन अभी हमें डिस्कस करना है। तो उसकी जो ओवरी है उसका जो कॉर्टेक्स पार्ट है, उस कॉर्टेक्स में बहुत सारे ऐसे ओवेरियन फॉलिकल्स पड़े हुए रहते हैं। ये ओवेरियन फॉलिकल आगे जाके डेवलप होगा और इससे ही एग प्रोड्यूस होगा। तो वो कैसे प्रोड्यूस होता है वो अभी हम आगे डिस्कस करने ही वाले हैं। मीड्यूला में आपको याद रखना है कि मीड्यूला में ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल, नर्व फाइबर और एक प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, वो होता है कोलेजिन नाम का प्रोटीन। ओके, तो मीड्यूला में ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल के साथ कोलेजन प्रोटीन भी है और कॉर्टेक्स में रहते हैं ओवेरियन फॉलिकल। इस कंप्लीट पोर्शन को हम स्ट्रोमा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। अभी हमें डिस्कस करना है इसी ओवरी का इन डिटेल स्ट्रक्चर। जो फीमेल फिटस है जो मदर वूम्ब में है उसके बॉडी में जो ओवरी डेवलप होगी वो कैसे डेवलप होगी, यही हमें डिस्कस करना है। अब देखो, जो फीमेल फिटस है जो कि मदर वूम्ब में है उसके ओवरी में क्या होगा? सबसे पहले बहुत सारे प्राइमोर्डियल फॉलिकल होंगे जिसे प्राइमोर्डियल जर्म सेल कहेंगे, दैट मीन्स PGC, जो कि डिप्लॉइड नेचर के हैं। सारे के सारे प्राइमोर्डियल फॉलिकल डिप्लॉइड नेचर के रहेंगे। उनका डेवलपमेंट हो जाएगा, ओगोनिया बन जाएंगे। सारे के सारे ओगोनिया फिर से डिप्लॉइड रहेंगे। अब ये ओगोनिया का माइटोसिस डिवीजन हो जाएगा। सभी जो ओगोनिया है, ओगोनिया क्या करेंगे? माइटोसिस करेंगे और माइटोसिस करने के बाद कौन से सेल बन जाएंगे? प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte भी डिप्लॉइड नेचर की रहेगी। ओके, मान लो ये प्राइमरी oocyte है। ठीक है, अब ये प्राइमरी oocyte क्या करती है? जो मियोसिस है, मियोसिस स्टार्ट कर देगी। मियोसिस दो स्टेप में होती है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। तो प्राइमरी oocyte मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट कर देगी। मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोफेज फर्स्ट है वो प्रोफेज फर्स्ट में भी चली जाएगी और प्रोफेज फर्स्ट भी कर देगी। सो मियोसिस फर्स्ट ये प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट, ऐसे 4 स्टेप में होती है। प्रोफेज के भी फिर से स्टेजेस होते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो इसमें से जो डिप्लोटीन है, इस डिप्लोटीन में आते ही मियोसिस फर्स्ट ये अरेस्ट हो जाएगी। ठीक है, मतलब प्राइमरी oocyte ने जो मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट कर दिया था उसने वो डिप्लोटीन के फेज में स्टॉप कर दिया। ओके, अब इसने तो स्टॉप कर दिया। सो ये है प्राइमरी फॉलिकल। अब जैसे ही इसने डिप्लोटीन के फेज में स्टॉप कर दिया मियोसिस फर्स्ट, तो ये क्या करेगी? इसके ऊपर एक ऐसे सेल लाइक स्ट्रक्चर बना देगी। तो वो जो सेल है वो ग्रैन्युलोसा सेल रहेगी। अब हम उसे प्राइमरी oocyte ना कहते हुए हम उसे कहेंगे प्राइमरी फॉलिकल। फिर से सुनिए, देखो ये जो प्राइमरी oocyte थी ये वाली, उसने मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट कर दी और डिप्लोटीन के फेज में उसने स्टॉप भी कर दिया मियोसिस फर्स्ट। अब जैसे ही उसने स्टॉप कर दिया तो उसने क्या किया? खुद के ऊपर ऐसे एक सेल का स्ट्रक्चर बना दिया जिसे हम ग्रैन्युलोसा सेल कहते हैं। अब उसको हम कहेंगे प्राइमरी फॉलिकल। अब प्राइमरी फॉलिकल जैसे ही बन गया तो प्राइमरी फॉलिकल जब बनेगा तब बेबी का बर्थ हो जाएगा, बेबी डेवलप हो जाएगी। मतलब जब बेबी का बर्थ होगा उसके ओवरी में प्राइमरी फॉलिकल बहुत से बने हुए रह जाएंगे।
ठीक है। अब बेबी का बर्थ होने के बाद वो मैच्योर्ड होगी, ग्रो करेगी और प्यूबर्टी के फेज में चली जाएगी। जब बेबी का बर्थ होता है तब उसके बॉडी में प्राइमरी फॉलिकल्स है। प्यूबर्टी के फेज तक पहुंचते हुए प्राइमरी फॉलिकल आधे खत्म हो जाएंगे और कुछ बच जाएंगे। वो कितने बचेंगे? वो बच जाते हैं 60,000 to 80,000, इतने प्राइमरी फॉलिकल बच जाएंगे। ठीक है। अब प्यूबर्टी के फेज आ गया, मतलब अब प्यूबर्टी जब आएगी तब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन उसके बॉडी में हो जाएगा। तब प्राइमरी फॉलिकल का कन्वर्शन हो जाता है सेकेंडरी फॉलिकल में। ओके, सेकेंडरी फॉलिकल का कन्वर्शन फिर हो जाएगा हर एक मंथ में। जब मेंस्ट्रुएशन होता है ना, तब ये सारा डिफरेंस होता जाएगा। मतलब प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी बन गई, कुछ प्राइमरी फॉलिकल का कन्वर्शन सेकेंडरी में हो गया, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से ग्राफाइन, ग्राफाइन से सेकेंडरी oocyte। तो यहाँ तक सारी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। अब जैसे ही सेकेंडरी oocyte बनेगा और उस टाइम अगर उसके बॉडी में स्पर्म अगर आ जाता है, तब उस स्पर्म का सेकेंडरी oocyte के साथ कनेक्शन होने के बाद, मतलब जैसे ही वो टच करेगा सेकेंडरी oocyte को, तभी जाके एग ये रिलीज हो जाएगा, तब जाके ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब एग के साथ अगर स्पर्म फ्यूज हो गया तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। अगर उसके बॉडी में स्पर्म आया ही नहीं, उस फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म आया ही नहीं, तो एग प्रोड्यूस होगा ही नहीं और मेंस्ट्रुएशन से सेकेंडरी oocyte बॉडी के बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको याद रखना है। हमने क्या देखा? सबसे पहली थी प्राइमोर्डियल फॉलिकल, कन्वर्शन हो गया oogonia, oogonia से प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट तो हो गई थी, बट डिप्लोटिन के फेज में जाते जाते वो अरेस्ट हो गई। फिर उसने उसके ऊपर ग्रैन्युलोसा सेल बनाए, उसे अब हम प्राइमरी फॉलिकल कहेंगे। बेबी का बर्थ हो गया, जब प्यूबर्टी हो जाएगी तब सेकेंडरी फॉलिकल बनेंगे, फिर टर्शरी, फिर ग्राफाइन फॉलिकल, फिर बन जाएंगे सेकेंडरी oocyte। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हम फीमेल का एक्सटर्नल जेनाइटलिया डिस्कस करेंगे। तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है वो रहेगा एंटेरियर एंड और नीचे वाला जो रहेगा वो रहेगा पोस्टीरियर एंड। तो पोस्टीरियर एंड में एनस रहेगा। ओके, अब एक्सटर्नल जेनाइटलीज फीमेल में एनस नहीं आएगा, तो अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो आ जाएगा। तो एंटेरियर पोर्शन में ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन रहेगा, जो फैटी टिश्यू से बना है, उसे कहा जाता है मोनास प्यूबिस। तो उसका हम लेबल करेंगे मोनास प्यूबिस। मोनास प्यूबिस ये फैटी टिश्यू से बना है और इसके ऊपर प्यूबिक हेयर रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मोनास प्यूबिस के ऊपर हेयर्स रहेंगे, तो कुछ ऐसे हेयर्स रहेंगे यहाँ पे मोनास प्यूबिस के ऊपर। ओके, अब मोनास प्यूबिस के साइड से ऐसे फोल्ड बनेंगे, ऐसे जो दो फोल्ड्स है, इस दो फोल्ड्स को कहा जाता है लेबिया मेजोरा। यहाँ पे लेबल दिया है। ठीक है, तो ये लेबिया मेजोरा। ऊपर वाला कौन सा था? मोनास प्यूबिस। मोनास प्यूबिस के ऊपर रहेंगे प्यूबिक हेयर। मोनास प्यूबिक के नीचे रहेगा लेबिया मेजोरा और इस लेबिया मेजोरा के ऊपर भी प्यूबिक हेयर रहेंगे। लेबिया मेजोरा के एग्जैक्ट अंदर वाला जो पिंकिश कलर का पोर्शन आप देख रहे हो, उसे कहा जाता है लेबिया माइनोरा। ओके, अब लेबिया माइनोरा के ऊपर यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर एंड है, इस लेबिया माइनोरा के ऊपर यहाँ पे क्लाइटोरिस नाम का एक एरिया होता है। ओके, तो ये ऐसे कर्व हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है क्लाइटोरिस। तो क्लाइटोरिस कहाँ पे रहेगा? ये रहेगा लेबिया माइनोरा के एग्जैक्ट ऊपर, जो होमोलॉगस टू पेनिस कहा जाता है। तो जो पेनिस होता है, पेनिस जैसा स्ट्रक्चर, एकदम छोटू सा स्ट्रक्चर, ऐसे क्लाइटोरिस ये लेबिया माइनोरा के एग्जैक्ट ऊपर के साइड में रहेगा। अब एग्जैक्ट नीचे, अब जो ये ओपनिंग दी है यहाँ पे वजाइनल ओपनिंग, तो यहाँ पे जो लेबिया माइनोरा की फोल्ड है उसके सेंटर में ओपनिंग ऑफ वजाइना, तो वजाइना की ओपनिंग रहेगी और वजाइना से अंदर रहेगा सर्विक्स और यूटेरस। ठीक है, अब यहाँ पे हमें और एक पॉइंट डिस्कस करना है, हाइमन। अब जो हाइमन है, तो वजाइनल ओपनिंग के ऊपर एक पतली सी एक लेयर रहती है जिसे हम हाइमन कहते हैं। ठीक है, तो
जो एक्सटर्नल जेनेटलिया है जो फीमेल में, वो सबसे पहला रहेगा मोनास प्यूबिस, उसके नीचे 2 फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर लेबिया मेजोरा, उसके अंदर रहेगा लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा के एग्जैक्ट ऊपर रहेगा क्लाइटोरिस, और क्लाइटोरिस के नीचे वाला जो पोर्शन रहेगा वहाँ पे रहेगा वजाइनल ओपनिंग। तो ये डायग्राम आपको लेबल करने के लिए एग्जाम में पूछ सकती है। उसके बाद है मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर। हमने मेमोरी ग्लैंड का कुछ ही दिनों पहले एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, तो वो वीडियो भी आप अगर देखते हो तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी हम देखेंगे ग्राफियन फॉलिकल, जो हमने अभी डिस्कस किया था कि ग्राफियन फॉलिकल से आगे जाके सेकेंडरी oocyte और एग बनता है। तो ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देंगे और उसको लेबल करने के लिए बोल सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, ये सेंटर वाला जो येलो पोर्शन है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो जो सेंटर वाला पोर्शन है वो रहेगा हमारा सेकेंडरी oocyte। ठीक है, अब सेकेंडरी oocyte जो है, सेकेंडरी oocyte ये एग्जैक्ट सेंटर में कभी नहीं रहेगा, वो थोड़ा सा साइड में रहता है। सो ये रहेगा सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte के ऊपर जो एग्जैक्ट येलो जो ब्लैक कलर की लाइनिंग दिख रही है उसे हम कहते हैं, यहाँ पे लेबल करेंगे, उसे कहेंगे वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। सो सेकेंडरी oocyte के एग्जैक्ट ऊपर रहेगा वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। वाइटेलाइन मेम्ब्रेन से देखो ये एक येलो कलर की लाइन दिख रही है, ऐसे कुछ यही सेम कलर की लाइन है, तो वो लाइन रहेगी ज़ोना पेल्यूसिडा। ओके, तो सबसे पहली क्या थी, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte के ऊपर बन जाती है वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। वाइटेलाइन मेम्ब्रेन के एग्जैक्ट ऊपर रहेगी ज़ोना पेल्यूसिडा। ठीक है, अब ज़ोना पेल्यूसिडा के ऊपर, अब डायरेक्टली ऊपर वाला पोर्शन नहीं देखेंगे, पहले हम देख लेंगे कि थीका एक्सटर्ना क्या है। तो थीका एक्सटर्ना जो है वो इस ग्राफियन फॉलिकल का आउटर कवरिंग है। ठीक है, आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो फाइबर से बना है। उसके अंदर रहेगा थीका इंटरना। ठीक है, तो ये थीका इंटरना रहा। थीका इंटरना में याद रखना है कि ये एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन रिलीज करता है। सो थीका इंटरना इट प्रोड्यूस एस्ट्रोजन हार्मोन। इसके एग्जैक्ट अंदर की जो लेयर रहेगी वो रहेगी मेम्ब्रेन ग्रैन्युलोसा। जो ग्रीन कलर का पोर्शन आप देख रहे हो वो रहेगी मेम्ब्रेन ग्रैन्युलोसा। सो ये वाली रहेगी मेम्ब्रेन ग्रैन्युलोसा। अब मेम्ब्रेन ग्रैन्युलोसा अंदर की डायरेक्शन में ग्रो करेगी। यहाँ पे देखो, इसने अंदर के डायरेक्शन में यहाँ पे ग्रो करना ऐसे स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये जो लेयर रहेगी अभी उसको हम कहते हैं डिस्कस प्रोलीजर्स। ओके, तो ये बनेगी। अब ये जो है, ये जो डिस्कस प्रोलीजर्स है, ये ऐसे इसके ऊपर ऐसे लपेट जाएगी। किसके ऊपर लपेटेगी, ये ज़ोना पेल्यूसिडा के ऊपर वाली जो लेयर है वो बन जाएगी और उसे कहा जाता है कोरोना रेडिएटा। ठीक है, तो फिर एक बार समझ लो, सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने ये बीच वाली जो लाइन है, बीच वाला जो स्ट्रक्चर है वो रहेगा सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte के एग्जैक्ट ऊपर वाला जो लेयर रहेगा, ब्लैक कलर की जो लाइन है वो रहेगी वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। वाइटेलाइन मेम्ब्रेन के एग्जैक्ट ऊपर वाला जो पोर्शन रहेगा वो पोर्शन रहेगा ज़ोना पेल्यूसिडा। दिस इज ज़ोना पेल्यूसिडा। ज़ोना पेल्यूसिडा के बाद हमें बाहर वाली लेयर देखनी पड़ेगी जो है थीका एक्सटर्ना। थीका एक्सटर्ना के एग्जैक्ट अंदर वाली जो लेयर रहेगी वो रहेगी थीका इंटरना। थीका इंटरना से अंदर वाले डायरेक्शन में बहुत सारे सेल ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे और उस लेयर को अभी हम क्या नाम देना है, अभी हमें उसको नाम देना है मेम्ब्रेन ग्रैन्युलोसा। जो ग्रीन कलर की लेयर आप देख रहे हो वो कौन सी रहेगी, मेम्ब्रेन ग्रैन्युलोसा। मेम्ब्रेन ग्रैन्युलोसा ऐसे आगे की डायरेक्शन में यहाँ पे देखो ऐसे ग्रो करेगी। उस पोर्शन को हम कहेंगे डिस्कस प्रोलीजेरस। और डिस्कस प्रोलीजेरस अब जो हमारा ज़ोना पेल्यूसिडा है उसके ऊपर एक लेयर प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगी और उस लेयर को हम कहेंगे कोरोना रेडिएटा। तो ऐसा स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। अंदर से हम बाहर की तरफ गए थे और ग्राफाइन फॉलिकल ऐसे बन जाएगी। तो ये स्ट्रक्चर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसे आप लर्न कर लीजिएगा। आज हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद प्लासेंटा कैसे डेवलप होता है वो डिस्कस कर लेंगे, इम्प्लांटेशन वगैरह, वो सारा फाइनल जो आपका चैप्टर का लास्ट वाला जो पोर्शन है रिप्रोडक्टिव हेल्थ वगैरह, वो सारा उसी वीडियो में हम कवर कर लेंगे।